13 साल का लुई विटन नाम का एक लड़का अपनी सौतेली मां के अत्याचार से तंग आकर घर से भाग गया और चलता रहा जब तक वो 225 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल पेरिस तक नहीं पहुंच गया। रास्ते में उसे भूख, प्यास और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। पेरिस पहुंचकर उसने एक सूटकेस बनाने वाले के यहाँ काम करना शुरू किया। कौन जानता था कि इसी लड़के के हाथों से बने सूटकेस एक दिन दुनिया के सबसे फैशनेबल बैग बन जाएंगे। ये वही लुई है जिसने लुई वुइटन कंपनी की नींव रखी। ये वही ब्रांड है जिसके फटे बैग लाखों में बिकते हैं। आज की बात करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 86 बिलियन यूरो है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे लुई विटन एक लग्जरी ब्रांड बन गया जो एक बेघर लड़के द्वारा शुरू किया गया था, और 200 वर्षों से यह कैसे कायम है। कहानी तब शुरू होती है जब लुई का जन्म 1821 में फ्रांस के एक ग्रामीण क्षेत्र अंकाई में हुआ था। वह एक किसान परिवार में पला बढ़ा जहां उसके पिता जेवियर एक चक्की चलाते थे और खेतों में काम करते थे। उनकी मां कोरिन अतिरिक्त आय के लिए टोपियां बनाती थीं। आर्थिक तंगी के कारण लुई को औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई और वह बचपन से ही कृषि कार्यों में लगा रहा। हर दिन सुबह से शाम तक वह खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सके। बैटन परिवार का जीवन संघर्षपूर्ण था। हालात तब और बिगड़ गए जब उसकी मां का निधन हो गया। तब वह सिर्फ 10 साल का था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पिता ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन लुई की नई सौतेली मां बेहद चालाक और नियंत्रित स्वभाव की थी। उनका आपस में हर दिन झगड़ा होने लगा। लुई के लिए घर अब एक कैद खाना बन चुका था। आखिरकार जब वह सिर्फ 13 साल का था उसने पेरिस भागने की योजना बना ली। एक रात बिना किसी को अलविदा कहे आधी रात को वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पेरिस 225 मील दूर था और लुई के पास न तो पैसे थे न ही खाने पीने का सामान। लुई की यात्रा कोई आसान नहीं थी। मजबूरी में उसे धूल भरी उबड़ खाबड़ सड़कों पर पैदल चलना पड़ता। रातें अक्सर भूखे पेट जंगलों में गुजरती जहां उसके पास सिर ढकने को बस एक साधारण कपड़ा होता। हर नए गांव में वह दाखिल होता और पेट भरने या कुछ सिक्कों के लिए छोटे मोटे काम करता, मगर जो कुछ भी वह कमाता वह रहने की जगह के लिए काफी नहीं होता। इसलिए उसकी रातें जंगलों में या जिस भी जगह थोड़ी छांव और आश्रय मिल जाता वहीं बीतती। इन छोटे मोटे कामों के दौरान लुई ने सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरा बल्कि शिल्पकारों से बेशकीमती हुनर भी सीखे। उसने धातु, पत्थर, कपड़े और लकड़ी से काम करने की कला में महारत हासिल कर ली। ये विविध कौशल उसका सबसे बड़ा खजाना बन गए जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख ही बदलने वाले थे। लेकिन उसकी यह यात्रा बेहद धीमी और थकावट भरी थी। पेरिस पहुंचने में उसे पूरे 3 साल लग गए। हर कदम उसे कठिनाइयों से लड़ने और कुछ नया सीखने का सबक दे रहा था। जब लुई पेरिस पहुंचा वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर अपने चरम पर थी। उसने देखा कि रेलवे यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही थी और लोगों को अपने भारी भरकम सामान के लिए पेशेवर मदद की जरूरत पड़ने लगी थी। उस समय लगेज पैकर एक महत्वपूर्ण नौकरी थी, क्योंकि धनी महिलाएं अक्सर इतनी भव्य और भारी पोशाकें पहनती थीं कि उन्हें पैक करने के लिए 40 से 50 ट्रंक लग जाते थे। इस काम को करते हुए लुई ने महसूस किया कि लगेज बैग्स और ट्रंक्स का बिजनेस तेजी से फल फूल रहा था। मार्केट को देखते हुए उसे आभास हुआ कि यह व्यवसाय भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है। तभी महज 16 साल की उम्र में उसे रोमन मार्शल नामक एक बॉक्स निर्माता के पास काम मिल गया। रोमन बैग बनाने में माहिर थे और यहीं से लुई ने बेहतरीन बैग डिजाइन करने की कला सीखी। आने वाले 17 वर्षों तक लुई ने रोमन के लिए काम किया और इस दौरान उसने उच्च गुणवत्ता वाले बैग डिजाइन करने में महारत हासिल की। 1853 में उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। उसे एक खास ग्राहक मिला जिसने उसे पूरे फ्रांसीसी बाजार में पहचान दिलाई। ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की महारानी यूजीन थी। लुई महारानी के इतने करीब आ गए कि वह उनके निजी पैकर बन गए जो उनके सामान की डिजाइनिंग और परिवहन का पूरा ध्यान रखते थे। यहीं से लुई वुइटन का सफर एक साधारण सहायक से लेकर फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार और डिजाइनर तक का बन गया। लेकिन लुई वुइटन के दिल में एक और भी बड़ा सपना पल रहा था। जब वह 33 साल के थे तब उनकी शादी हुई और उन्होंने अपनी सारी बचत का इस्तेमाल अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में किया। उन्होंने पेरिस में एक बॉक्स निर्माण की वर्कशॉप खोली जहां उन्होंने अपने डिजाइन किए गए उत्पाद बेचना शुरू कर दिया। लुई ने उस समय के लगेज डिजाइन में एक बड़ी कमी देखी थी। सभी ट्रंक चमड़े से बने होते थे और उनका टॉप गोल गुंबद के आकार का होता था ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। हालांकि इसमें एक बड़ी समस्या थी। इन ट्रंकों को ढेर करना असंभव था और पैकर्स को हर ट्रंक को एक एक करके ले जाना पड़ता था। लुई को समझ में आ गया कि यह व्यवस्था बेहद बेकार थी। वह नए समाधान की तलाश में जुट गए और कई सामग्रियों के साथ प्रयोग किया। आखिरकार उन्होंने कैनवास का इस्तेमाल किया जो न केवल हल्का था बल्कि अधिक टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी भी था। इससे लुई ने फ्लैट टॉप ट्रंक डिजाइन किया जिससे न सिर्फ सामान को एक के ऊपर एक रखा जा सकता था बल्कि एक बार में कई ट्रंकों को पैक करना भी संभव हो गया। लुई के इस नए डिजाइन ने यात्रा का पूरा अनुभव ही बदल दिया।
अब सामान हल्का, अधिक कॉम्पैक्ट और बेहद प्रभावी था। लुई ने पहले ही उच्च वर्ग में अपनी एक मजबूत प्रतिष्ठा बना ली थी, इसलिए जब उन्होंने अपने नए सूटकेस की लाइन लॉन्च की तो यह तुरंत हिट हो गई। उन्होंने एक कैटलॉग भी बनाया जिससे ग्राहक अपने पसंदीदा डिजाइन चुन सकते थे और उन्हें अपने घर पर मंगवा सकते थे। सिर्फ 2 साल के भीतर लुई वुइटन का नाम स्टेटस सिंबल बन गया। उनका सामान न केवल एक जरूरत थी बल्कि उच्च वर्ग के लिए एक शान की बात थी। इतनी लोकप्रियता के चलते उन्हें मिस्र जैसे दूर दराज के रॉयल्स से भी ऑर्डर मिलने लगे। लुई वुइटन का नाम अब सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं था बल्कि यह वैश्विक स्तर पर लग्जरी और स्टाइल का प्रतीक बन गया था। लुई की सफलता का सितारा जल्द ही ढलने लगा क्योंकि 1870 में जब वह 49 साल के थे, फ्रैंको पुशियन युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें हजारों अन्य लोगों की तरह अपना घर छोड़कर एक तंग और भीड़भाड़ वाले आश्रय में रहना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि खाने पीने की चीजें मुश्किल से मिलती और हर दिन जीवन के लिए डर बना रहता था। जब 1871 में आखिरकार लुई अपनी दुकान पर लौटे तो जो नजारा उन्होंने देखा वह दिल तोड़ने वाला था। हर चीज तबाह हो चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थीं और उनके सारे उपकरण चोरी हो गए थे। वह सब कुछ जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की थी एक झटके में बर्बाद हो गया। लेकिन लुई ने हार मानने के बजाय अपनी बची खुची बचत को फिर से काम में लगाने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वह अपना व्यवसाय पहले से भी बड़ा और बेहतर बनाएंगे। शहर में युद्ध से विस्थापित हुए कई लोग थे और इसके कारण किराए के लिए कई खाली दुकानें उपलब्ध थीं। लुई ने इसका फायदा उठाया और पेरिस के एक अमीर और प्रतिष्ठित इलाके में अपनी नई दुकान खोली। उनका आत्मविश्वास और जज्बा उन्हें एक बार फिर सफलता की ओर ले जा रहा था। 1872 तक लुई ने एक नया डिजाइन पेश किया, बेज कैनवास के साथ धारियों वाला ट्रंक, जो तुरंत हिट हो गया। लोग इस नई आधुनिक शैली के दीवाने हो गए। कई अन्य ब्रांडों ने उनकी इस अनोखी शैली की नकल करने की कोशिश की, लेकिन लुई के बैग की बेमिसाल गुणवत्ता ने उन्हें सबसे अलग और बेजोड़ बनाए रखा। ग्राहक जानते थे कि एक असली लुई वुइटन बैग का कोई मुकाबला नहीं। अगले 20 सालों तक असली लुई वुइटन बैग का आकर्षण बना रहा। लुई की मृत्यु तब हुई जब वह 70 वर्ष के थे, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बेटे जॉर्ज ने लुई वुइटन के नाम को आगे बढ़ाया, जिससे यह ब्रांड आने वाले समय में भी शान और स्टाइल का प्रतीक बना रहा। जॉर्ज वुइटन ने अपने पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया। उन्होंने लंदन में एक लोकप्रिय स्टोर खोलकर ब्रांड को वैश्विक स्तर पर फैलाने की कोशिश की। उस वक्त लुई वुइटन के लगेज इतने लोकप्रिय हो गए थे कि कई अन्य बॉक्स निर्माता उनकी नकल करने लगे थे, लेकिन जॉर्ज ने इस चुनौती का बेहद होशियारी से सामना किया। 1896 में उन्होंने प्रतिष्ठित लीवी मोनोग्राम को लॉन्च किया, जो उनके पिता के नाम के पहले अक्षर थे। यह मोनोग्राम न केवल ब्रांड की पहचान बना, बल्कि इसे कॉपी करना भी मुश्किल हो गया। जॉर्ज ने सिर्फ मोनोग्राम तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ट्रंक में एक क्रांतिकारी लॉक सिस्टम भी जोड़ा। जॉर्ज वुइटन ने एक ऐसा इनोवेटिव लगेज लॉक बनाया जिसे यहाँ तक कि मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडनी ने भी तोड़ने से मना कर दिया। उस दौर में यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी चोरी थी, जिसे जॉर्ज ने बखूबी समझा और इस समस्या का बेहद चतुराई से समाधान पेश किया। उन्होंने इतना मजबूत और सुरक्षित लॉक डिजाइन किया जिसे खोल पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इस नए आविष्कार ने लुई वुइटन ब्रांड को एक बार फिर मार्केट में सबके आगे ला खड़ा किया। लोगों का भरोसा अब और भी गहरा हो गया क्योंकि उनका सामान अब पूरी तरह से सुरक्षित था। 1936 में जॉर्जस वुइटन की मृत्यु के बाद लुई वुइटन कंपनी उनके बेटे गैस्टन लुई को सौंप दी गई। हालांकि गैस्टन को बेहद चुनौतीपूर्ण समय में कंपनी को संभालना पड़ा क्योंकि कुछ ही सालों में फ्रांस फिर से युद्ध की चपेट में आ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को बड़े झटके झेलने पड़े, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए और फैक्ट्री को बंद करने की नौबत आ गई। पेरिस पर फिर से घेराबंदी हो गई थी। इस कठिन समय में गैस्टन के पास कंपनी को बचाने का एकमात्र विकल्प नाजी जर्मनी के साथ सहयोग करना था। 1970 में गैस्टन का निधन हो गया और कंपनी का प्रबंधन उनके दामाद हेनरी रैकेमेयर ने संभाला। हेनरी के पास पहले से ही एक सफल कंपनी से जुड़े होने का अनुभव था, इसलिए उन्होंने लुइस वुइटन ब्रांड को नए आयाम पर ले जाने की ठानी। हेनरी ने लुइस वुइटन में बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू किए और कंपनी का विस्तार जापान समेत कई देशों में किया। केवल 6 वर्षों में लुइस वुइटन की बिक्री $20 मिलियन से बढ़कर $260 मिलियन हो गई। यह अद्वितीय वृद्धि थी जिसने हेनरी को 1984 में कंपनी को सार्वजनिक करने के लिए प्रेरित किया। लुइस वुइटन ने उस साल 1 मिलियन शेयर बेचे, जिनकी कीमत $63 प्रति शेयर थी। हेनरी ने इस नए वित्तीय प्रवाह का उपयोग करते हुए 1987 तक दुनिया भर में और भी स्टोर खोले। लुइस वुइटन की बिक्री अब $1 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। यह उस सपने से कहीं आगे था जो कभी युवा लुइस वुइटन ने पेरिस में अपना पहला स्टोर खोलते समय देखा होगा। जब हेनरी ने बर्नार्ड नामक एक सफल प्रॉपर्टी डेवलपर से मदद मांगी तो उसे अंदाजा भी नहीं था
कि यह कदम उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। बर्नार्ड ने मौके का फायदा उठाकर लुई वुइटन के 43% शेयर गुप्त रूप से खरीद लिए। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने मोएट और हेनेसी परिवारों का समर्थन भी हासिल कर लिया। हेनरी को यह महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया था वही उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने बर्नार्ड के खिलाफ अदालत का रुख किया और मांग की कि उनके पास लुईस वुइटन में बहुमत हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने बर्नार्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। इस धोखाधड़ी से हेनरी इतने आहत हुए कि उन्होंने लुईस वुइटन से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि लगभग 100 वर्षों में पहली बार वुइटन परिवार का कोई भी सदस्य कंपनी से नहीं जुड़ा था। हेनरी का इस तरह कंपनी छोड़ना एक युग का अंत था, जिसने ब्रांड को एक नए और अजीब दौर में प्रवेश करा दिया। बर्नार्ड के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के बाद लुई वुइटन की बिक्री में गिरावट आने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि कंपनी का पतन तय है। लेकिन बर्नार्ड को पता था कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए। उन्होंने लुईस वुइटन को फिर से खड़ा करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। कंपनी ने अपनी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों जैसे विवियन वेस्टवुड और इसहाक मिज्रा के साथ सहयोग करना शुरू किया। इन दिग्गज डिजाइनरों ने प्रतिष्ठित एलवी मोनोग्राम को अपने अंदाज में नया रूप दिया और उन्होंने ऐसे अनोखे उत्पाद पेश किए जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों में फिर से लुईस वुइटन बैग पाने की होड़ मच गई। धीरे धीरे बर्नार्ड का यह दांव काम कर गया और कंपनी की चमक फिर लौट आई। उनका निवेश लुईस वुइटन में फलदायक साबित हुआ और आज बर्नार्ड न केवल LVMH के सीईओ हैं, बल्कि 2021 में फोर्ब्स ने उन्हें 180 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया। तो दोस्तों, अब तक की कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि लुई वुइटन आज इतने सारे सफल लग्जरी ब्रांड्स के होते हुए भी कैसे टॉप पोजीशन पर बिना किसी रुकावट के बना हुआ है। सबसे बड़ा कारण है एक्सक्लूसिविटी। क्या आप जानते हैं कि LVMH की लीगल टीम में 60 लॉयर्स हैं और कंपनी हर साल $17 मिलियन से ज्यादा सिर्फ नकली लुई वुइटन प्रोडक्ट्स बनाने वालों पर लीगल एक्शन लेने में खर्च करती है। यह ब्रांड क्वालिटी को बेहद सख्त तरीके से रेगुलेट करता है और अपनी पहचान को लेकर काफी गंभीर है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब परिवार बना दुनिया का सबसे अमीर परिवार, तो इस वीडियो को देख सकते हैं।